स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक का वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इस डेरिवेशन को आप समझेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ये मान के आप चलिए कि ये लगभग हर साल परीक्षा में आता रहता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझें। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं पूरी तरीके से अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप या हम कुंडली बना लेते हैं। और इस डेरिवेशन को समझने के लिए आप बायो-सेवर्ट का नियम, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं और उसमें बायो-सेवर्ट के नियम को अच्छे से मैंने समझा दिया। आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उसका यहां पे यूज़ किया जाएगा। बिना बायो-सेवर्ट के नियम के डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आप बायो-सेवर्ट के नियम को ज़रूर समझें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम एक वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली बना लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि स्मॉल आर त्रिज्या की, या कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बुक में त्रिज्या इसकी स्मॉल ए मान लेते हैं। तो कोई भी आप मान लीजिए, चाहे स्मॉल ए चाहे स्मॉल आर मान लीजिए। तो ये स्मॉल आर त्रिज्या की हम यहाँ पे स्मॉल आर मानते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है। इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है और ये इसका सेंटर मानते हैं। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है और इस धारावाही कुंडली में धारा स्मॉल आई प्रवाहित की जा रही है। बायो-सेवर्ट के नियम में आपको बताया गया था कि ओस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक ने यह प्रैक्टिकल किया था कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, ये बात ओस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी कि जब भी किसी हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर आपने इन सब बातों को नहीं पढ़ा है तो आप इस चीज़ को समझ लें कि जब भी किसी परिपथ में आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये एक धारावाही लूप है स्मॉल आर त्रिज्या का। जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और एक धारावाही लूप के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग समान होता है। ये बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धारावाही लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। ये बात एक नंबर में पूछी जा सकती है, तो आप इसे अलग से जो है तैयार रखेंगे। धारावाही लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एक समान होता है। इस बात को आप तैयार रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हमें यही करना है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो जिस तरीके से बायो-सेवर्ट का नियम जब हमने सॉल्व किया था तो एक धारावाही चालक तार लिया था और धारावाही चालक तार का एक हमने लघु भाग लिया था इस तरीके से, और उसकी लंबाई को हमने डेल्टा एल माना था। और उसके बाद फिर हमने स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P माना था और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था और कोण यहाँ पे थीटा था। वही काम यहाँ पे करते हैं। मान लेते हैं कि जो ये धारावाही लूप है ये बहुत से छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार से छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसके किसी एक छोटा सा जो अवयव है हमने वो यहाँ पे ले लिया। माना कि एक इस लूप का एक छोटा सा अवयव हमने इसको मान लिया और इसकी लंबाई को हम ये मानते हैं कि ये डेल्टा एल है। डेल्टा एल लंबाई का छोटा सा अवयव है। तो जैसे ही धारा यहाँ पे आएगी
ये छोटा सा अवयव, ये जो छोटा सा अवयव है, ये इसके केंद्र O पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और हमें यही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके दिखाना है। मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस तरीके से है, इसको हमने यहाँ पे B लिख लिया। हमें ये चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करके दिखाना है। और एक बात और आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। और अगर इस कुंडली में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। इस बात को यहाँ पे हम इंडिकेट किए दे रहे हैं। अगर एंटी CLOC के एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित की जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत कैसे होगा, ऊपर की ओर। और अगर किसी लूप में या कुंडली में धारा क्लॉकवाइज बहती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे जो धारा बहती है वो एंटी क्लॉकवाइज बहती है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, यानी कि वामावर्त दिशा में बह रही है। इसको हम लोग वामावर्त के भी नाम से जानते हैं। और क्लॉकवाइज को हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। तो वो नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऊपर की तरफ। इसलिए हमने B के निशान को यहाँ पे ऊपर की तरफ बना दिया है। और चूंकि ये कुंडली की क्या है, त्रिज्या, तो ये हमने मान लिया कि ये स्मॉल r है यहाँ पे। तो जिस तरीके से बायो सेवर्ट का नियम हमने लगाया था कि डेल्टा L लंबाई के कारण स्मॉल r दूरी पर जब चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था तो क्या आया था, डेल्टा B = μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन θ/r²। तो ठीक स्थितियाँ यहाँ भी रहेंगी। जो लूप की लंबाई है, लूप के जो लघु अवयव की लंबाई है वो डेल्टा L है, दूरी स्मॉल r है, धारा I है। तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र O पर उत्पन्न होगा वो उतना ही उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लघु अवयव डेल्टा L के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र वो भी किसके नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा B = μ0/4 पाई, धारा I है इसलिए I लिखा, लघु भाग की लंबाई डेल्टा L है इसलिए डेल्टा L लिखा, और आगे साइन θ/, में क्या रहेगा, r² आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर हम बायो सेवर्ट के नियम पर आपका यहाँ पे ध्यान लाना चाहते हैं कि जो थीटा हमने लिया था ये क्या था, दूरी स्मॉल r और डेल्टा L लंबाई के बीच का कोण था। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये डेल्टा L लंबाई है और ये दूरी स्मॉल r है। तो हमें इसके बीच का ये जो कोण है ये थीटा लेना पड़ेगा। लेकिन आपने क्लास 10 में ये थ्योरम पढ़ी थी कि जो वृत्त होता है इस पर जो त्रिज्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो लंब होती हैं। ये कक्षा 10 में आपको वृत्त के टॉपिक में पढ़ाया जाता है कि त्रिज्या सदैव परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये एक वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली है तो ये स्मॉल r क्या है, उसकी त्रिज्या है, और ये उसकी क्या है, परिधि है। तो जो त्रिज्याएं होती वो परिधि पर क्या होती, लंब होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा L लंबाई और r के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि थीटा = तो क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरीके से जो डेल्टा B = आएगा वो μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन 90 डिग्री और अपान में क्या रहेगा, r² रहेगा। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती 1 होती है, आप लोगों को मालूम होगा। इसलिए डेल्टा B = μ0/4 पाई I डेल्टा L और अपान में क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। तो ये एक लघु अवयव के कारण हमने केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात कर ली।
लेकिन हमारा उद्देश्य लघु अवयव का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना नहीं है। हम पूरी कुंडली की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम पूरी कुंडली का निकालना चाहते हैं तो इस लघु अवयव का चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। इसी की सहायता से हम पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पूरी कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। हमें क्या करना चाहिए कि इस कुंडली के जो ये छोटे छोटे से लघु अवयव हैं, इन सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इसी प्रकार का आएगा। तो सभी छोटे छोटे लघु अवयवों के चुंबकीय क्षेत्रों को हमें जोड़ लेना चाहिए, इनका सबका हमें बीजगणितीय योग कर लेना चाहिए और पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो एक लघु अवयव का चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। इसी एक लघु अवयव के चुंबकीय क्षेत्र का हमें सिग्मा समेसन कर लेना चाहिए, बीजगणितीय योग कर लेना चाहिए और पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जब निकालेंगे तो जो एक लघु अवयव का हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करा है, इसका बीजगणितीय योग कर लें, सिग्मा समेसन निकाल लेते हैं इसका। तो म्यू नाट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल और अपान में आर स्क्वायर, इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कि इसका इस वैल्यू का, ये वैल्यू किसकी, डेल्टा बी की, यानी डेल्टा बी के मान का हम बीजगणितीय योग करने जा रहे हैं। तो जैसे हम बीजगणितीय योग करेंगे पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू नाट अपान में 4 पाई और I अपान में आर स्क्वायर, इसको हम अलग करते हैं। हमें जोड़ना किसको है, ये जो सभी छोटे जो खंड हैं डेल्टा डेल्टा एल लंबाई के, इनका बीजगणितीय योग करना है। तो अब इस सिग्मा के निशान को हम डेल्टा एल के सामने लगा दें, क्योंकि हमें कुंडली की लंबाई को जोड़ना है, तभी तो वो पूरी कुंडली बनेगा। तो सिग्मा डेल्टा एल आ जाएगा। और डेल्टा एल क्या है, एक लघु अवयव की लंबाई, लेकिन सिग्मा लग गया तो इसका मतलब यह है कि पूरी कुंडली की लंबाई। और पूरी कुंडली की जब लंबाई की हम बात करेंगे तो जो पूरी कुंडली की लंबाई है ये तो इसकी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो यहाँ पे हम B इक्वल टू म्यू नाट अपान में 4 पाई आई अपान में आर लिखेंगे और सिग्मा डेल्टा एल का मतलब होता है पूरी कुंडली की लंबाई यानी कि परिधि। तो इस कुंडली की जो परिधि है उसको हम लिख करके सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू को लिख सकते हैं। चूँकि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है इसलिए परिधि 2 पाई आर होगी और यहाँ पे 2 पाई आर हम लिख देंगे। तो ये आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नाट अपान में 2 आई अपान में आर, ये हमको आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो यही इसका डेरिवेशन है कि जब कोई हमें वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली मिलेगी तो उसकी केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो B इक्वल टू म्यू नाट अपान में 2 आई अपान में आर निकलेगा। और ये डेरिवेशन आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसी डेरिवेशन पर हमने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं और उनको मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप ये पहचान सकें कि जब इस डेरिवेशन पर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उन्हें में सॉल्व कैसे करना होगा। तो हमने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए, एक 2013 में पूछा गया है और एक 2017 में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पता नहीं कितने जो है बोर्ड एग्ज़ामों में पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके दिखाइए। तो जो वृत्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या इसमें बता रखा कितनी है, 20 सेंटीमीटर इसकी है त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग r से नोट करते हैं, r इक्वल टू कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में हमें बदल लेना चाहिए। तो 20 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा, -2 मीटर आ गया। अब करा कि लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है तो I बराबर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। धारा को हम लोग I से नोट करते हैं। वृत्ताकार लूप, ये शब्द आपके लिए काफ़ी है कि ये जो सवाल है किसका है,
वृत्ताकार लूप का है। जो डेरिवेशन अभी हमने बताया है ये उसी का सवाल है। कह रहा कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी B बराबर हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो वही सूत्र हम लगा दें, क्योंकि लूप के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो जो भी हमने बताया है डेरिवेशन आपको वही लगाना है। तो लिखेंगे लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, B = μ0/2I/r, सिर्फ इतना फार्मूला होता है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो μ0/2 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसके पहले जब बायो सेवर्ट का नियम हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था μ0/4π = 10⁻⁻7 होता है, और यहाँ पे क्या आ गया μ0/2। तो ऐसा करते हैं कि μ0/2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। जो μ0/4 है इसी 4 को हम क्या करते हैं 2 × 2 कर देते हैं और 10⁻⁻7 लिखा रहेगा। अब इस 2π को इधर भेज दीजिए तो μ0/2 = 2π आएगा, 10⁻⁻7 में गुणा कर लेगा तो 2π × 10⁻⁻7 बन जाएगा। तो ये μ0/2 की वैल्यू है। आप इसे जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी ज़्यादा आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको लगभग हर न्यूमेरिकल में ऐसी बातें यूज करनी होती है, तो आपको तैयार हो जाती हैं। अगर ना आपको तैयार हो तो आप इसको ऐसे देख लीजिए। तो μ0/2 की जगह हम 2π × 10⁻⁻7 रखते हैं। I की जगह I का मान कितना है 10 एम्पियर, 10 हमने रखा। R की जगह R का मान कितना है 20 × 10⁻⁻2, 20 × 10⁻⁻2 रखा। 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, बचा कितना पाई, और पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, और ये 10⁻2 और ये 10⁻7 बचा। तो इस -2 को जब ऊपर लेकर जाओगे +2, और ये +2 -7 कितना बचेगा -5 बचेगा। तो इस तरीके से हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पता चल गई कि 3.14 × 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसे ज़रूर लिखें आप। आगे इसमें करा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या को किस अक्षर से लिखते हैं R से लिखते हैं। 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लीजिए। सेंटीमीटर को मीटर बनाने लिए 10⁻2 से गुणा कर दिया जाता है। एक वृत्ताकार लूप, यानी जो डेरिवेशन हमने आपको वृत्ताकार लूप या धारावाही लूप का बताया, तो वही बात यहाँ पे देखे आ गई। तो उसी का ये भी सवाल है। 5 एम्पियर की धारा, तो धारा को तो I से लिखते हैं हम, तो I बराबर कितना रहेगा 5 एम्पियर की धारा है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, B = ? सूत्र फिर हमको वही लगाना यहाँ पे, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/2I/r। μ0/2 की वैल्यू कितनी होती है 2π × 10⁻⁻7। I की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 10 × 10⁻2 है। हल करना कोई कठिन बात नहीं है। 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, या फिर ऐसा करें 2 से 10 को काट लें 5 बार, और फिर 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना केवल पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसके बाद ये 10 की घात कितना है -2। इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +2 और -7 में इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे, तो आ कितना आ जाएगा 10 की घात -5 आ जाएगा, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों ही सवालों को लगा लेते हैं, जो कि इसके पहले वाले डेरिवेशन पर आधारित ये 2 न्यूमेरिकल हैं, और इन न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आप अपनी एक्सरसाइज के जो है सॉल्व करिए,
और डेरिवेशन को आप ज़रूर समझें, क्योंकि ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार 2022 की जो परीक्षा है उसमें आने के 100% चांस इस डेरिवेशन के हैं। थैंक यू।